अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस पर रिएक्शंस, उस पर रद्द-ए-अमल, ये एक सिलसिला है जो इस वक्त मुसलसल जारी है। आज पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया और यकीनन अपना सूबा, अपनी हुकूमत और वहाँ पर एक जलसा किया जिसमें DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी बहुत सारी बातों के जवाब दिए गए। वो बातों के जवाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी दिए, कुछ और लोगों ने भी वहाँ पर ख़िताब किया और यकीनन कुछ ऐसे अल्फाज, सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल हुआ जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वज़ीर आला KP हैं उन्होंने इस पूरे मामले को एक और रंग दिया। उन्होंने आज जो जलसा किया वो सब पख्तूनों को अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा में 20-21 साल से खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी का सामना है या वहाँ पर खून बह रहा है, उस केस को वो साथ बिल्टअप कर रहे हैं और एक अजीब सा एक बयानिया मुकम्मल तौर पर बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि उनकी तरबियत नहीं है कि वो कोई जवाब दें, लेकिन यकीनन उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद की कि किस तरह से फ़ौज के तर्जुमान एक मुंतखब वज़ीर आला के बारे में इस तरह की बातें कह सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और लोगों के जो खिताब थे, जैसे मैंने जिक्र किया, उनमें सख्त बातें थी। और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जो हमने देखी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो वुज़रा, हुकूमती वुज़रा हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिस्पॉन्ड किया गया। और यकीनन इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत है, अगर उसमें कोई कमी की बात की जाए तो वो तो यकीनन नहीं है, बल्कि वो दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही एक ऐसा लगता है कि पहले से इख्तियार प्रोपोगंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद था। पहले DGISPR के हवाले से एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई, फिर दीगर फ़ौजी अफसरान के बारे में बातें की गई और स्टेप बाय स्टेप जो तमाम तर बातें थीं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश की। गो उनमें लॉजिक थी या नहीं थी, लेकिन बिला वजह एक जवाब दिया गया, दर्जा हरारत को बढ़ाया गया और ये सिलसिला बदस्तूर इसी तरह से जारी है। मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर तफसील से बात करें। ये जो एक पूरी की पूरी सूरत हाल डेवलप हुई है, इस दर्जा हरारत में कहीं कम होना है, कोई दरमियान का रास्ता निकलना है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है, हुकूमत ये कह रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो बानी PTI का नज़रिया है उससे तर्क कर दें तो बाकी लोगों से बातचीत मुमकिन है और रास्ता निकल सकता है। लेकिन सिर्फ एक शख्सियत जो कि इमरान खान साहब हैं, उनसे पूरी की पूरी ताल्लुकी पूरी जमात कर ले, तब कोई वे फॉरवर्ड है, अदरवाइज़ नहीं है। तफसील से सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और अहम इशूज़ हैं, जहाँ पर एक अमरीकी रिपोर्ट है जिसमें अफ़गानिस्तान में छोड़े गए असले के हवाले से बात है, जो कि TTP के हाथ लग चुका है। और वो असला हमने देखा कि बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस वाले वाक़े में इस्तेमाल हुआ। मुख्तलिफ़ मौक़ों पर वो असला TTP इस्तेमाल कर रही है। दहशतगर्दी का पाकिस्तान को मुसलसल एक सामना है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम में आगे बढ़कर सेकंड हाफ में कुछ बात इस हवाले से भी की जाए। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जावेद सिद्दीक साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आगा इकरार हारून साहब, अगेन सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट इज़ विद अस। फैसल अब्बासी साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जावेद सिद्दीक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देख रहे हैं आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि बिल्कुल नागुज़ीर हो गया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी, इतना प्रवोक कर दिया था अफवाज पाकिस्तान के सरबराह के हवाले से, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सोशल मीडिया पर बयानात, और इट केम टू अ पॉइंट जहाँ पे फ़ौज को रिस्पॉन्ड करना था। फ़ौज ने बड़ा मजबूर होकर इस तरह का रिस्पॉन्स दिया, लेकिन उसके बाद ये मामला थमा नहीं। अब ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है और जवाब आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ कैंपेन सोशल मीडिया पर रन की जा रही हैं और ये पूरा का पूरा मामला अब हमें दर्जा हरारत में ख़ासा इजाफा नज़र आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सूरत हाल को जो ये डेवलप हुई है? जो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो जो बातें उन्होंने की हैं वो मैं समझता हूँ खुलकर, जिसे कहते हैं ना फ्रंटल अटैक, ये सामने से उन्होंने PTI और इसकी लीडरशिप पर अटैक किया है और सब बातें खुलकर कर दी हैं। इससे पहले जो मिलिट्री का या उनके स्पोक्समैन का तरीक़ाकार था बात करने का, वो ज़रा ढका छुपा था और वो इशारों कलायों में बात करते थे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें उन्होंने खुलकर सारी सूरत हाल पर फौज का नुक्ता नज़र जो बयान कर दिया है, उसका नतीजा ये निकला है माफ कीजिए, वो सारी जो बातें पहले
कही जा रही थी वो बड़ी खुल के हो गई और उसका रद्द अमल शुरू हो गया। और वहाँ जो अब पीटीआई कर रही है वो आपके सामने है। और आपने बताया कि वहाँ जलसा हुआ पेशावर में जिसमें सख्त बातें हुई, उसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लीडरों ने बातें की, चीफ मिनिस्टर ने बातें की, और उसके साथ साथ जो इनका सोशल मीडिया ब्रिगेड है पीटीआई का, वो जी भी एक तरह से खुलकर अब लॉन्च कर दिया गया है। और उन पर ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं जिनसे बराह रास्त फौज के ऊपर तनकीद की जा रही है और बहुत से बातें की जा रही हैं। सो ये एक खुलकर लड़ाई आ गई है। अगरचे ये बयानिए की हद तक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इससे आगे बढ़ सकती है। इससे आगे बढ़कर जो इम्कानी तौर पर हो सकता है वो ये है कि केपी में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। और कुछ सियासी हलकों का ख्याल है कि पीटीआई ये कोशिश कर रही है कि उससे जो केपीके की हुकूमत है वो भी ले ली जाए और उनको ज़रा खुलकर खेलने का मौका मिल जाए और एक राइट फ्रंटल कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो जाए, पाकिस्तान में कशीदगी बढ़ जाए। और जैसे आपने कहा कि सियासी टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो उसको 100 लाख या उससे ज़्यादा लेके जाना चाहते हैं। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। और इसके बावजूद के बड़े सब्र का मुजाहरा किया मिलिट्री की इंस्टीट्यूशन ने भी, और जो पीटीआई के लोग थे वो भी एक टू ट्रैक पॉलिसी पे थे। कभी वो कहते थे कि हम बातचीत करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, कभी वो कहते थे हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने उनको कई पेशकशें की हैं और अयाज सादिक जो स्पीकर हैं उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि बातचीत शुरू की जाए, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। उसमें पीटीआई के जावेद जो साहब, अब ये क्या सारा का सारा मामला एक बंद गली में दाखिल हो चुका है ऐसे समझ लें, और शायद कोई वे फॉरवर्ड बज़ाहिर इतना आसान नहीं है या नज़र नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा डिसाइसिव मोमेंट आ गया है और दोनों फरीक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और जो पीटीआई के सरबराह हैं, खास तौर पर उनका जो एटीट्यूड है बड़ा स्टब बॉर्ड एटीट्यूड है, बड़ा उन्होंने बेलचक रवैया अख्तियार किया हुआ है और वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। अगर वो पीछे हट जाए और कोई और एक अपनी टीम आगे लॉन्च कर दें जो कि बातचीत के लिए तैयार हो, जो कि एक पॉलिसी लेवल के ऊपर जाके बातचीत करे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि जो पीटीआई के बानी हैं इमरान खान, उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है इस वक्त वो ये है कि डू और डाई वाला है। और वो चाहते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा है, जो कि उनकी पॉलिसी है वो पॉलिसी चले, और वो एक कॉन्फ्रंटेशनल लाइन लिए हुए हैं फौज के खिलाफ या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। और उनका ख्याल है कि वो वो मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं, जो उनका स्टांस है उसको बड़ी पजीराई मिल रही है या अवाम में उसको पजीराई मिली है। और जो पिछले फरवरी में इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन में बकौल उनके या उनके साथियों के कि उनको जो बड़ी पैमाने पे वोट्स मिले हैं, जिसका वो दावा कर रहे हैं कि 180 सीटें हमें मिली हैं, वो उनका ख्याल है कि उसी मौक़िफ़ की वजह से मिली हैं। तो ये वो अपने इस कन्विक्शन में या इस अकीदे में या इस बिलीफ के अंदर पक्के हो चुके हैं, पुख्ता हो चुके हैं कि ये जो तरीक़ाकार है कॉन्फ्रंटेशन का और तनकीद का, ये उन्हें पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए मुआवन साबित हो रहा है। राइट जावेद साहब, बिल्कुल सही आपका पॉइंट आ गया। आगा साहब, मैंने जो जलसे की आज बात की वहाँ पर ऐसा लगा कि जो सीएम केपी हैं वो अलाइन कर रहे हैं एक से, मतलब नो डाउट कि केपी में उनकी गवर्नमेंट है, पर वो पूरे के पूरे पख्तूनों के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं इन वन वे और अनदर बाय सेइंग कि जी यहाँ पर बड़ा खून बहा है। और हालांकि ये सारी चीज़ें इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये कोई मामला नहीं है इस मौके पे, और ये जलसे का भी वो मकसद नहीं था, लेकिन वो पूरे के पूरे पख्तूनों को एक तरह से साथ मिला के एक और डिवाइड पैदा करना चाह रहे हैं। एक ऐसा तासुर उभरा है आज, अगर आपने उनकी गुफ्तगू सुनी हो, क्या कहेंगे इस पर आप?
बहुत शुक्रिया अरसलान। मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने जो बातें की हैं वो, जहाँ तक खून बहा है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट की है। अब सवाल उनसे ये करना चाहिए, और ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का है। इमीडिएटली आई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीएमएल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो उनके केपीके के प्रेसिडेंट हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछना चाहिए था कि इन टेररिस्ट को 2019 में लाकर किसने वापस बसाया था केपी में, जिनकी वजह से अब खून जो है वो बहता ही जा रहा है। हम्म। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की जो वैक्यूम छोड़ रही हैं कॉन्स्टेंटली, तो वही वैक्यूम जो है वो उसको डेफिनेटली उसको यूज करती है पीटीआई। और टेक्निकली देखा जाए तो अपना, मैं कहता हूँ कि ये तो होता है, ये तो मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ टेक्निकली स्पीकिंग। अगर आप देखें तो हमें ये सारी खेल सियासी तौर पर वन साइडेड नजर आ रही है। कोई मुझे पॉलिटिकल पार्टी जो है, ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज, वो उसका जवाब देते हुए नजर नहीं आती हैं जब भी कोई बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट आती है। और मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि जी हमारी क्या जरूरत है हमें जवाब देने की, जिन्होंने जवाब देना है वो दे देंगे। ये रवैया बहुत गलत है, और हम्म। इस रवैये से पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को डेली बेसिस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करवा रही हैं और मार्जिनलाइज हो रही हैं, और उसका नतीजा डेफिनेटली डेफिनेटली पीटीआई के हक में जाता है। राइट। तो ये क्या वजह है इसकी? अब आपको नहीं नज़र आता कि बड़ी हद तक तो ये जवाब कहीं ना कहीं देते हैं, लेकिन आप समझते हैं वो जवाब काफ़ी नहीं होता? भाई, जो जवाब नजर आता है वो आपने देखा है कि मैक्सिमम पीएमएल एन की जो फेडरल गवर्नमेंट के जो लीडरशिप है वो ही देती है ना। मैं बात कर रहा हूँ प्रोविंशियल केपीके की प्रोविंशियल लीडरशिप, आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पीएमएल एन की डेफिनेटली है ना जी। चले आप जेयूआई को छोड़ दें, जेयूआई का रवैया कभी इधर कभी हम उधर और कभी इधर का ही रहा है, लेकिन ये दो पॉलिटिकल पार्टी जिनको जवाब देना चाहिए, खासकर पीएमएल एन की जो नहीं, वहां लेकिन पे अगर सब अगर वो जवाब देते भी हैं या दें भी, या अपने तहीं वहाँ प्रेस क्लब में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, तो उसको उतनी स्पेस नहीं मिलती ना कि वो नेशनल लेवल पे हम तक उनका रिस्पांस पहुंच सके। तो यकीनन रिस्पॉन्ड तो करना है, विफाक से किसी को करना है, उस सतह पे करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब की आवाज़ हम तक पहुंचती है, बलूचिस्तान की कितनी पहुंचती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की आवाज़, केपी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की आवाज़ कितनी पहुंचती है कि अपोजिशन की आवाज़ हम तक पहुंचेगी? ऑन अ नेशनल मेरे लेवल, लेट्स बी ऑनेस्ट, उसको कितना स्पेस मिलता है यहाँ पे? नहीं, देखिए, अगर वहां की अपना जो है लीडरशिप, प्रोविंशियल लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाए, अब मीडिया को जो वो कहते हैं कि इनको कवर करना है, लाइव कट करना है, मैं देखता हूँ कैसे नहीं होता यार, ये क्या बात हुई? ठीक है। और आप जो, जहां तक बात है, फोकस भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज बात कोई और शुरू करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई और शुरू करती हैं, खत्म कोई और होती हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12-12, 15-15 टिकर निकल रहे होते हैं, कोई चीज फोकस होती नहीं है। तो दूसरी तरफ पीएम अपने जो है पीटीआई, वो फोकस बात करती है, उसका फोकस है रियासत को गाली देना, रियासत के अदारों को गाली देना, और अपना रियासत के लीडरशिप जो है अदारों की, उनको गाली देना। बड़े फोकस होकर काम करते हैं वो। दूसरी तरफ ये फोकस नजर ही नहीं आता। फैसल साहब, आप कैसे देख रहे हैं? आपने पहले तो विटनेस की, सुना पूरी की पूरी DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, एटलीस्ट ही वाज फोकस्ड। उनको पता था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए है, नाम लिए बगैर वो एक ही मामले पर थी, सवालात उसके गिर्द थे, जवाबात उस पर थे। एंड नाउ ऑल द रिएक्शंस दैट आर कमिंग, जो जवाब इस वक्त और चीज़ें और जलसे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या उस वक्त लोग, हमारे बाकी साथी, प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अब इसका बड़ा सख्त रिएक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी, या बज़ाहिर लगा था कि दिल सिट एंड रीथिंक कि यार अब बहुत हमने गुस्सा दिला दिया है, तो थोड़ा सा अब हमें सोचने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें अपनी तब्दील करने की ज़रूरत है? अरसलान साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिएक्शन की बात है, बेसिकली दो रिएक्शंस आए हैं। एक रिएक्शन कल था जो बैरिस्टर गौहर का और असद कैसर का था, जी जी। और उसमें असद कैसर साहब की बॉडी लैंग्वेज भी आपने देखी, तो किसी किस्म का कोई महाज खोलने की तरफ कल के रिएक्शन में तो पीटीआई जाती नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन आज जो रिएक्शन आया है, डेफिनेटली वो एक पूरा फोकस्ड है।
और वो एंटी स्टेट है, और एंटी स्टेट से ज्यादा वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब है जो डीजी आईएसपीआर ने की है। अब यहाँ पे जो सबसे अहम नुक्ता है उसमें अभी आगा साहब भी बात कर रहे थे कि नैरेटिव काउंटर करना या नैरेटिव बिल्ड करना या कोई ऑल्टरनेटिव नैरेटिव। तो इस बात को तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है वो जरूर फैलता है। अब अगर मैं आपको मिसाल दूं, 10:58 पे मंगल की रात ट्वीट आता है इमरान खान के ट्विटर हैंडल से, और उसके बाद अगला दिन बीत जाता है, और फिर जुमे रात को शाम 6 बजे के करीब आजम नजीर तारड़ साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो उसका जवाब देते हैं। तो ये तकरीबन ये जो 36 घंटे बन जाते हैं, इन 36 घंटों में उस ट्वीट को कितना ज्यादा वाइड स्प्रेड हुआ वो और कितना फैला, वो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसके लिए पूरे कार फरमा है। डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक पहलू शायद उस तरह उस पर डिस्कशन नहीं हुई कि ये नैरेटिव बनता कैसे है और इस बयानिए को प्रमाण कैसे चढ़ाया जाता है। मीडिया पे उस तरह ओपनली बात नहीं हुई। वो बड़ा इंटरेस्टिंगली उन्होंने बताया कि जो एक पीटीआई का हैंडल है या इमरान खान का ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट आता है, उसके बाद जो बाहर अमेरिका में यूरोप में बैठे हुए लोग हैं वो उसको रीट्वीट करते हैं, और फिर उसके बाद इंडियन मीडिया उसको उठाता है, इंडियन मीडिया उठाता है उन ट्वीट्स को, सोशल मीडिया पे चलने वाले उस कंटेंट को, फिर साथ ही साथ इंडिया का डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया उसको आगे परवान चढ़ाता है, एंड देन अफगानिस्तान का मीडिया उसको आगे लेकर चलता है, और फिर इस तरह वो एक पूरा नैरेटिव बनाया जाता है, और फिर वो बात इंटरनेशनल मीडिया तक आती है। पर मेरी इसमें जो फाइंडिंग्स हैं उसमें बहुत से स्टेक्स भी इन्वॉल्व हैं, बहुत से ऑपरेशंस भी इस सिलसिले में चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बहुत सी पेड प्रमोशंस भी हैं। लेकिन वो बातें अपनी जगह है। अब ऑन द सेकंड हैंड जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है वो क्या है? आप 36 घंटे की स्पेस के बाद आके अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं, और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आजम नजीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ साहब ने की है, ये दो लोगों ने नहीं करनी थी। इनके साथ एक और भी शख्सियत थी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 2-2.5 घंटे 3 घंटे वेट करवाया गया। आजम नजीर तारड़ साहब सेनेट में चले गए, वहां पे साफी बाइकआउट करने वाले थे, लेकिन उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बहरहाल नेक्स्ट डे जो डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब इस नहज पे मामलात आए क्यों हैं? देखिए एक बात तो बड़ी तय है, जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने गुफ्तगू की है, जाहिर है वो उनकी जाती गुफ्तगू तो है नहीं, ये तो एक इदारे का फैसला है, और इदारा जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट करार दे रहा है। जो सवाल मुझसे पूछा गया कि आप फातिमा जिन्ना से लेके नवाज शरीफ तक, भुट्टो साहब उसमें शामिल हैं, आपने सबको सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया है, तो ये कौन सी नई बात हो गई है? तो उसका जो जवाब था वो बहुत सिग्निफिकेंट था। अगर आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लें तो वो ये बनता है, उन्होंने ये कहा कि जो कुछ इस शख्स ने किया है इससे पहले किसी ने ये नहीं किया। तो आप इस बात को खुद समझ लीजिए कि मामलात कहां तक गए। मतलब बिल्कुल बासी साहब इधर ही से कंटिन्यू करेंगे, मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब्बास साहब जो बात आप कर रहे थे सोशल मीडिया के हवाले से, ज़रा मैं उसकी तरफ आना चाहूँगा। एक सवाल जो उठता है बुनियादी तौर पे वो ये कि इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी मुलाकात हो नहीं पा रही किसी से, कोई लेटर वो लिख नहीं रहे हैं। आपने अभी एक ट्वीट का जिक्र किया, माजी के ट्वीट्स देख लें, ये रिएक्शंस किस तरह से, और कौन है जो पाकिस्तान से भी बाहर बैठा है, ये नहीं कि पाकिस्तान में भी हो, जो तय करता है कि अब इस मामले पे इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल ये होना चाहिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पॉलिसी है, और उनके हैंडल से वो ट्वीट्स और चीज़ें पोस्ट हो रही हैं, और इमरान खान साहब उसको मुकम्मल तौर पर इंडोर्स कर रहे हैं। 2 साल की कैद में होने के बावजूद ना माजी में पहले उनके जो ट्विटर से चीज़ें आती थीं उनको उन्होंने डिनाई किया, चाहे वो शेख मुजीबुर रहमान की वीडियोज़ हों या बाकी चीज़ें हों, वो इंडोर्स करते हैं। आज भी कौन है जो ये जानता है कि इमरान खान साहब इस मामले पर क्या राय रखते होंगे या क्या राय रखते हैं, और वो ये ट्वीट कर देता है और वो ट्वीट चलती है। यानी कि कोई मास्टरमाइंड है जो कि बाहर बैठा हुआ है, और इमरान खान साहब खुद मास्टरमाइंड ही नहीं है, ही इज़ प्रॉब्ली अ पपेट। अरसलान साहब, बेसिकली यहाँ पे एक मास्टरमाइंड नहीं है, ये पूरा एक कंसोर्शियम है जिसमें कुछ मीडिया के लोग भी हो सकते हैं, जिसमें कुछ डिप्लोमेट्स भी हो सकते हैं, जिसमें एक्स ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, जिसमें पीटीए की करंट लीडरशिप भी हो सकती है। तरीक़ेकार ये है कि ये गुफ्तगू जो है उसके मिनट्स, जो एक अंडरस्टैंडिंग मेरी है, उसके मिनट्स या उसके की पॉइंट्स पहुंचा दिए जाते हैं, और फिर उसको लेकर एक बाज़ाब्ता तौर पे एक तहरीर मुरतब की जाती है। आप देखें कि जब वो तहरीर लिखी जाती है वो कोई बाज़ाब्ता आपको एक सियासी, ऑल्दो वो सियासी कंटेक्स्ट होता है उसका, लेकिन उसकी जो बुनत है, उसकी जो ग्रामर है वो सियासी नहीं होती। वो किसी दानिश्वर की लिखी हुई लगती है, किसी बड़े सीजन्ड जर्नलिस्ट की लिखी हुई एक रिपोर्ट की मानद होती है, किसी डिप्लोमेट की तरफ से लिखा हुआ कोई नोट होता है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये तो पूरा एक कंसोर्शियम है। कुछ बातें पहले भी चल रही थी,
कि जो बहुत से लोग हैं जो इंटरनेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स आपने देखे हैं, वो भी जाके खान साहब के साहबजादों से इंटरव्यूज कर रहे होते हैं। तो बास लोगों का ये भी कहना है कि ऑपरेशन एक मखसूस चल रहा है गोल्डस्मिथ के नाम से, जिसपे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है और फिर वो पैसा भी उसमें इन्वॉल्व है। बाकी कुछ लोग हैं जो सामने हैं, जो शहजाद अकबर टाइप हैं, शहबाज गिल टाइप हैं, जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, मोहित पिरजादा, साबिर शाकिर टाइप। लेकिन इन लोगों का प्राइमरीली फोकस पीटीआई के नैरेटिव से ज्यादा अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। सो ये पूरा एक कंसोर्शियम है मेरी नजर में, और इसको बाजाब्ता तौर पर वेट किया जाता है और फिर ये बातें आगे निकलती हैं। अब अगर आप ये कहें कि इन ट्वीट्स को इमरान खान डिस ऑन भी नहीं करते हैं, ये बात तो दुरुस्त है, और आया कि ये लेकिन इमरान खान पीटीआई की के है, लोग खुद नहीं जानते डेफिनेटली हैं कि सुनते हैं। कौन ये चला रहा है हैंडल्स, कौन ये ट्वीट्स कर रहा है। नहीं, ही नोज ये इट वुड बी वेरी चाइल्डिश थिंग असलान साहब, कि अगर वो खुद नहीं जानते हैं। देखिए, उनका ट्विटर हैंडल है, उन्होंने किसी को पासवर्ड दिया, किसी को नहीं एक्सेस नहीं, मैं दी। पीटीआई की अभी लीडरशिप बाकी क़यादत की बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं बाकी खान की साहब आदत की की नहीं। बात तो दुरुस्त है। वो नहीं जानते, उनको नहीं इल्म कि कौन है इसके पीछे जो इनको रन कर रहा है। नहीं, इसमें कुछ कुछ हैं। अब कुछ लोग जो मुलाकात करके आते हैं, पिछली अगर 4-5 महीनों की मुलाकातों के ट्रैक्स देखे ना, तो उनमें कुछ एक शख्स होगा जो कॉमन होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वही शख्स जो है वो जाके फीड करता हो, और फिर उसी फीड की बेस पे आगे वो ट्वीट्स बनती हों। लेकिन पॉइंट ये है असलान, कि जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है, जिस लेवल को अटेन कर लिया गया है, इसमें इस वक्त पीपल्स पार्टी को मैं देख रहा हूँ, वो तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही सुमन बुकमन कैफियत में है। मुस्लिम लीग नून के बारे में मैंने आपको बताया है, और मुस्लिम लीग नून भी ये है कि वो एक, अगर कोई आके उसको काउंटर करता भी है, तो दूसरा कोई सीनियर उनका पॉलिटिशियन किसी टॉक शो में आ जाएगा और वहां आके उसने उसको डिसऑन कर देना है। इंपॉर्टेंट बात ये है, आप भी टीवी प्रोग्राम करते हैं, यहाँ दीगर जर्नलिस्ट हैं वो भी हमारे फेलोज इंटरेक्ट करते हैं। आपको पीटीआई का बंदा अभी आप कॉल करें, उनके तर्जुमान टीवी पे आने के लिए, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून का बंदा, वो तो उसको लेना बड़ा मुश्किल काम है। उनकी प्रायोरिटी नहीं है कि हमने पीटीआई को जवाब देना है। हुक्मरान जमात की उस लेवल की प्रायोरिटी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अताउल्लाह तारड़ साहब आते हैं, वो गुफ्तगू कर लेते हैं, और वो भी जो गुफ्तगू करते हैं उसको जो आगे फैलाना है वो दीगर उनके रहनुमाओं का काम होता है, लेकिन उसको भी वो पॉलिसी लाइन नहीं कंसिडर करते हैं। ये तो है। इस वजह से इमरान खान का नैरेटिव डाइल्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं मौजूदा जो हुकूमत के लोग हैं, उनकी शायद प्रायोरिटी में भी नहीं है। और शायद ये भी एक सेंटीमेंट नजर आता है कि ये हुक्मरान जमातें चाहती भी किसी हद तक थी कि दूबदू हो जाएं इदारा भी और पीटीआई भी, और क्योंकि वो जितना एक दूसरे के दूबदू होंगे, राइट तो अब्बास इनकी साहब, जो मौजूदा हुक्मरान जमातें उनकी आपकी इसी पोजीशन इसी मुस्तहकम बात को ज़रा आगे मैं बढ़ाते हुए जावेद साहब के पास लेकर जाऊंगा। जावेद साहब, अब जो एक तासुर था DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो ये कि एक तो उन्होंने अपना मुकदमा अवाम के सामने, मीडिया के थ्रू, सहाफ़ियों के ज़रिए अवाम के सामने रखा, और दूसरा वो एड्रेस कर रहे थे बड़ा क्लियरली गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सियासत में नहीं हैं, हमें दूर रखें। यानी कि जो सियासी फ़ैसले हैं, चाहे वो गवर्नर राज का फ़ैसला है, कोई और पाबंदी का फ़ैसला है, और एनीथिंग एल्स, वो सियासी गवर्नमेंट ने इस वक्त जो हुकूमत है उसने लेना है। अब आपको लगता है कि कोई उस इधर से रिएक्शन आ गया, उधर से पहले एक्शन हो गया, अब जो असल की प्लेयर है, जिस तरफ बासी साहब भी इशारा कर रहे हैं, गवर्नमेंट, वो रिस्पॉन्स ना देना तो एक चीज़ है, अब वो कोई एक्शन लेंगे या एक्शंस की तरफ जाएंगे, मुख्तलिफ एक्शंस की तरफ, या नहीं जाएंगे, क्या लगता है? देखिए, जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मेजर, जो रूलिंग पार्टी में शामिल है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, बेसिकली ये इनका कॉन्टेक्स्ट जो होता है सोच का, वो पॉलिटिकल है, और वो पुरानी जमातें हैं, और इन जमातों ने एक दूसरे के साथ कॉन्फ्रंटेशन की। 90s का पूरा इरा हमने पार्लियामेंट में, आउटसाइड पार्लियामेंट को कवर किया। वो एक और दौर था, वो एक तनाजुरी और था, सियाक व सबाक ही मुख्तलिफ था। उसमें सिर्फ प्रिंट मीडिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, और तकारीर थी पार्लियामेंट के अंदर या बाहर, या एहतजाजी जुलूस जलसे होते थे। अब जो एक नया एलिमेंट इसमें शामिल हो गया है, वो सोशल मीडिया का है, और उस पे पीटीआई की बड़ी गहरी गिरफ्त है, बड़ी मजबूत गिरफ्त है। और जो भी इसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, लेकिन उन्होंने इसको बड़ा इंटेलिजेंटली और बड़ा स्मार्टली यूज़ किया है अपना नैरेटिव बिल्ड करने में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये सियासी जमातें हैं, ये मेरे ख्याल में नैरेटिव बिल्डिंग में, नैरेटिव को
फैलाने में और आवाम तक उसको पहुंचाने में इनका एक्सपर्टीज न होने के बराबर है। और इसीलिए इनको पीटीआई आउटस्मार्ट कर जाती है इस शोबे के अंदर। अब सवाल ये है कि जो मसलन कुछ बयानात आए हैं कि आईनी तौर पर गवर्नर रूल नाफिज किया जा सकता है और गवर्नर रूल का एक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। क्या ये जमातें जो रूलिंग पार्टी है, जो अलायंस है, इस पे सोचेगा? और अगर सोचेगा तो उसके जो पॉलिटिकल मुज़मरात या रिपरकशंस होंगे उन पे भी गौर करेगा कि नहीं करेगा? सो ये चीज़ें उनको रोकती हैं और उनका ख्याल है कि पीटीआई के ऊपर ब्लंट किस्म का अटैक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को ही करना चाहिए। आज ही मैंने एक बयान पढ़ा है कि जो इसको लाए थे इमरान खान को घड़ के और तराश के, वही इसका जवाब दें या वही इसको न्यूट्रलाइज करें या बेअसर करें। सो मेरा ख्याल है कि ये दोनों जमातें जो हैं ये इस मामले में बैकफुट पे हैं और ये कोई आगे बढ़कर पीटीआई पर उस तरह का अटैक नहीं करती, उस तरह उसके ऊपर हमलावर नहीं होती। पॉलिटिकल सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जैसे इनको करना चाहिए और वो पीछे बैठे हुए मुंतजर रहते हैं किसी इशारे के कि अब ये करना है, अब ये करना है। सो मैं समझता हूँ कि उनका अपना इनिशिएटिव बहुत कम है इस सिलसिले में और उनके अंदर कुछ लोग और भी हैं जो शायद ये समझते हैं कि पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है, ख़ासतौर पर इमरान खान को या उनके शाह महमूद कुरैशी को, यास्मीन राशिद या इस तरह के लोग जो हैं उनको अंदर रखने से उनका कद काठ बढ़ रहा है। सियासी एतबार से लोगों की एक सिंपैथी उनके साथ जा रही है, तो वो समझते हैं कि कुछ ऐसा ले दे होनी चाहिए कि कोई मामला निकल आए। और ये जो अयाज सादिक साहब का इनिशिएटिव था ये भी इसी तरह से था कि इनके साथ कोई बातचीत की जाए, इनके साथ बैठ के कोई वे आउट निकाला जाए। उसमें जो प्रॉब्लम है वो इमरान खान है, वो बड़े स्टब बॉर्ड आदमी है और बेलचक उनकी सोच है, इसलिए वो फेल हो गया। और मैं जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इमरान खान के जहन में ये बात चली गई है और ये बड़ी डीप सीटेड है उनके जहन के अंदर कि कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिसी उनको पे कर रही है इन पॉलिटिकल सेंस और वो समझते हैं कि वो सिंपैथीज गेन कर रहे हैं लोगों की और वो फिर उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपना ली है कि ऐसे फॉल्ट लाइंस जो कि एस्टेब्लिशमेंट की फॉल्ट लाइंस है उनको एक्सप्लॉइट किया जाए नेशनली एंड इंटरनेशनली। सो ये उनकी स्ट्रेटजी है और अब ये सियासी जमातें जिनकी हुकूमत है, जो अलायंस है, रूलिंग अलायंस, उसको सोचना चाहिए कि इसका क्या तोड़ है, क्या वो इसको पॉलिटिकली हैंडल करें या ये कि वो सारा मामला एस्टेब्लिशमेंट पे छोड़ दें कि एस्टेब्लिशमेंट एक क्रैक डाउन करे इसके ऊपर। मसलन एक ऑप्शन ये हो सकता है कि इसके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया जाए, जैसे उन्होंने कहा ये सिक्योरिटी थ्रेट है, तो फिर एक रेफरेंस दायर किया जाए सुप्रीम कोर्ट में और इस पर पाबंदी लगवा दी जाए। अब ये भी एक थिंकिंग है कि अगर पाबंदी लगाई जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। क्यों माजी में नेशनल अवामी पार्टी जो थी नैप, उसके ऊपर वली खान और उनके साथियों पर पाबंदी लगाई, भुट्टो साहब ने लगाई थी और वो ज़्यादा ताकत के साथ दोबारा री इमर्ज हुई हैं। सो और भी कई जमातें हैं जिनके ऊपर पाबंदी की कोशिश की गई लेकिन फिर ये सोचा गया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। गवर्नर रूल जो है उस पर अगर ये सोच रहे हैं तो उसके मुज़मरात को भी ये देखते होंगे कि एक सेंसिटिव सूबा है, अगर उसमें गवर्नर रूल लगाया गया तो वहाँ पर रिएक्शन क्या होगा वगैरह वगैरह। सो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इनको बड़ा जिसे कहते हैं ना ब्रेन स्टॉर्म करना चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग से मुराद है कि जो रूलिंग पार्टीज हैं वो और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, इनको बैठ के एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू न्यूट्रलाइज पीटीआई इन द पॉलिटिकल सेंस एंड अदरवाइज कोई इनको सोचना चाहिए। और राइट, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आगा साहब, आपकी नज़र में क्या ऑप्शंस हैं जो हो सकते हैं इस वक्त टू डील विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे वो केपी में मौजूद हों या ओवरऑल एज ए पार्टी पूरे मुल्क में मौजूद हों, टू न्यूट्रलाइज व्हाट आर द ऑप्शंस जो कि इस वक्त हुकूमत के पास हो सकते हैं? पहले तो ये हो सकती है कि
जो शख्स जेल में है उसके बकरे बंद किए जाएं, चिया सीड बंद किया जाए, उसकी साइकिलें बंद की जाएं, उसको क्या फर्क पड़ता है यार? एक आदमी जेल में जो है वो उसके वो खुराक खाता है, वो लाइफ बसर करता है जो हमारे 25 करोड़ के बीच में से शायद 2-3 करोड़ के लोगों की जिंदगी में मुयस्सर हो। उसको क्या फर्क पड़ता है वो जेल में है कि नहीं है? तो पहले तो ये खत्म करे ना, कौन खत्म करेगा? सवाल तो मेरा फिर हमेशा यही इससे होता क्या है। फ़र्क पड़ेगा आगा साहब? उसको एहसास होगा कि वो जेल में है, अच्छा। उसको अभी ये, एहसास ही नहीं है। अच्छा, इस पे भी भाई तो खैर, देखिए, इस पे भी उसको मुख्तलिफ आ रोज रहा है ना कि वो आया जी बकरे हैं या नहीं हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है जी बिला वजह ये बातें की जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं ये है जो मुहैया उधर प्रोवाइड हो रहा है या पहुंचाया ये जा तो रहा है। नहीं नहीं, ये तो पीटीआई खुद कहती थी और मानती है कि ठीक है हम पैसे देते थे उसके खर्चे के। पहले बात ये शुरू हुई थी पंजाब गवर्नमेंट देती है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने खुद पैसे जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। उसके खाना उसकी मर्जी का होता है, 2 खाने उसके पकते हैं, मुशक्कती उसके पास 2 हैं। अखबार उसको सुबह 7 बजे मिल जाते हैं। वो सुबह उठता है, एक्सरसाइज करता है, साइकिल चलाता है, खाना नाश्ता करता है, फिर अखबार पढ़ता है। तो उसको पंजाबी में कहते हैं गर्म तत्ती आने लगी हाले। अच्छा। तो वो तो आपकी बात क्यों माने? पहली बात। दूसरी बात है, पूरा सिस्टम जो है वो अभी ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि इसका करना क्या है। 3 साल हो गए हैं, कोई केस उसका अभी तक ट्रायल कोर्ट से आगे नहीं गया। जो आप कह रहे हैं दूसरा सजा हुई है, ट्रायल कोर्ट में है ना, उसके आगे तो उसकी अपील अपीलेट कोर्ट में तो वो जा सकता है ना। 9 मई का जो बड़ा शोर था वो भी अब नजर आना बंद हो गया है, ठीक है ना? क्योंकि जिस शख्स के साथ 9 मई में इसको नथी किया जा रहा था, लगता है वो 9 मई तो उसके ऊपर आना ही नहीं है। चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। आपने मुझे सवाल किया था व्हाट इज टू बी डन। अच्छा, फिर एक सेकंड आगा साहब, ये बताइए कि फिर ये क्यों है? मतलब 9 मई के मामलात में कौन है दूसरी पार्टी? और फिर अगर नरमी है या सुस्ती है तो ये क्यों है? कौन है फिर? कोई तो है जो कोई फैसिलिटेट कर रहा है या रिलैक्सेशन दे रहा है, कुछ तो कर रहा है, तो कौन है, क्यों कर रहा है? बाखुदा ये मेरी मेरी समझ से बालातर है। मेरा दिमाग काम करना छोड़ देता है कि एक शख्स सुबह से बैठ के शाम तक पाकिस्तान के तमाम इदारों को गालियां निकाले, उनके लीडरशिप को गालियां निकाले, और सुबह फिर नाश्ते के ऊपर उसको 6 अंडों का नाश्ता मिल जाए और दोपहर को उसको बकरे का गोश्त मिल जाए। भाई मेरी समझ में ये चीजें नहीं आ रही। सिंपल। आपकी आती है? नहीं, मैं तो आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपके तजर्बे नहीं आती है भाई। की। मेरा तजर्बा इसके आगे बोगस हो गया। 38 साल के जर्नलिज्म पानी में बह गया है ये सोच के कि अभी तक उसको 9 मई में सजा नहीं हुई है। जो शख्स के बारे में ख्याल था कि शायद एक यानी कि एक एक्स, जो अब तो एक्स ही है ना, जिसके ऊपर एक अपना यानी कि कोर्ट मार्शल चल रहा है, वो और ये दोनों 9 मई में इन्वॉल्व है। हमारा सबको ये ख्याल था, लगता है कि उसके ऊपर तो वो आना ही नहीं है 9 मई की हवा। तो उसके बाद अपना यानी कि 9 मई के अलावा जो भी जितने भी केसेस हैं वो अभी तक ट्रायल कोर्ट में है, ट्रायल कोर्ट से आगे चल ही नहीं रहे हैं। तो मेरा तो दिमाग काम करना छोड़ गया है भाई कि चीज क्या है। ये कितना फॉर्चुनेट आदमी है कि सुबह से लेकर शाम तक वो किसी को नहीं छोड़ता है और कोई उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं है। बात तो बड़ी ठीक है ना? दिलचस्प है और बात सोचने की भी है। और आप मुझे बताएं, मैं भाई ऑनेस्टली बताएं असरार साहब, क्या ये मैं बात गलत कर रहा हूं? क्या ये सोच नहीं जाती है? और सर जी, उसके लोग जो बातें करते हैं ना, उसकी बहनें जो आके बातें करती है ना टीवी पे, और भाई वो हम सिर्फ सोच भी लेना तो हमें अब सुबह का शायद अपना सूरज नजर ना आए। वो यहाँ शहर में फिरती हैं यल्दा हकीम के साथ बैठ के। जो वो इंटरव्यू देती है तो अगले दिन उनके आगे भी 2 डाले और पीछे भी 2 डाले चल रहे होते हैं। और भाई मैं और आप यल्दा हकीम को इंटरव्यू देके ये बकवास करें मुल्क के बारे में, हम रह सकते हैं इस मुल्क में? बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ये मेरे ख्याल से इसका जवाब शायद फैसल साहब के पास होगा। ब्रेक से वापस आके उनसे जवाब लेते, साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। फैसल अब्बासी साहब, जो पॉइंट्स आगा साहब ने रेज़ किए ब्रेक पे जाने से पहले, थोड़े से वो बाकी बातें तो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि किस तरीके से इतनी रिलैक्सेशन, किस तरीके से मामलात अब तक ट्रायल कोर्ट में
बाकी सारी बातें छोड़े सर, 9 मई तो एक इंतहाई अहम मामला था, उसमें अब तक सज़ा ना होना, फिर उन्होंने उनकी बहनों के हवाले से बात की, वो इंटरव्यू दे दें या जो भी बात कर लें, उसके बावजूद भी फ्रीली वो घूम फिर सकती हैं, ये सब किस तरीके से मुमकिन है? अच्छा, आगा साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं अरसलान साहब, ये पॉसिबल है कि ऑब्वियसली ये बहुत से लोगों के जज्बात हैं, और हम भी इस बात को जब गौर से देखते हैं तो हम ये सवाल तो हमारे जहन में भी आता है। लेकिन जो भी है जैसा भी है, ही इज द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, एक बात तो ये है। दूसरा, जो मौजूदा रिजीम है और जो इससे पहले भी पिछले 10-12 सालों में रिजीम रही है, मासिफ चंद 2-4 लोगों को छोड़ के, उनको इस बात का इदराक भी है कि जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है उसका एक बैगेज भी है। सो उस पिछले बैगेज को मद्देनजर रखते हुए वो उस लेवल के इग्रेशन पे तो नहीं जाना चाहते कि आप इस तरह के फैसले करें कि वो फैसले आपके गले पड़ें, और जहां कहीं एग्रेशन दिखाया भी गया तो उसका आउटकम कोई अच्छा नहीं हुआ। आपको याद होगा कि जो फैसले 2 फरवरी 2024 को आए, 3 फरवरी 2024 को आए, फिर 8 फरवरी को उसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकला। पीटीआई को जो वोट पड़े थे उन फैसलों का भी उसमें एक बहुत ज्यादा अमल दखल था। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि रियासत ने अभी तक टिल द डे बहुत एहतियात के साथ काम लिया है, और रियासत ने बारहा कोशिश भी की है कि कोई ना कोई विन विन सिचुएशन निकल आए। लेकिन दूसरी जानिब से हमेशा एक ट्रैप किसी कैफियत रही है। आपको याद है पिछले साल नवंबर में जो पीटीआई से एहतजाज किया गया था, अली अमीन गंडापुर साहब की सब बातें खुल रही हैं, तो उसमें पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। और मोहसिन नकवी साहब जो उस वक्त क्लेम कर रहे थे कि किसी न किसी सुलह सफाई की तरफ बहुत कुर्बत आ चुकी है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि बुशरा बीबी की जिद ने सारे मामले को पलट दिया और उन्होंने कहा जी हमने डी चौक पहुंचना है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में इस वक्त बहुत से लोग हैं। एक तो वो लोग हैं कि जिनको वोट पड़ गए, वो आगे ना उनका सियासी शजरा है ना कोई सिलसिला है, और बज़ाहिर वो आते हैं। अक्सर हम देखते हैं, अक्सर लोग जाते हैं वहां पे 2 मिनट की वीडियो बनाते हैं, डियाला के बाहर जाएंगे, कहीं भी एहतजाज होगा, वापस आ जाएंगे। एक वो तबका है, एक वो तबका है जिन्होंने कल रिएक्शन दिया है, और एक वो तबका है जो इस वक्त लीडिंग है जिसने आज रिएक्शन दिया है। अब 9 मई का अलमिया ही रहा है। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है अरसलान साहब। 9 मई को जो कुछ हुआ है वो बस अब भारत वही एक नहीं कर मुख्तसर सा सीधा सा सवाल यही था कि 9 मई में क्यों नहीं सज़ा हो रही, वजह क्या है? इतना वक्त गुजरने के बावजूद भी आज तक क्यों नहीं ये मामला कंक्लूड क्यों नहीं हुआ? बाकी तो किस, देखें अब छोड़ें वो साबिक नहीं, वज़ीर आज़म हैं और ये है और वो सारी बातें हम अपनी जगह पर हैं। 9 मई में सज़ा क्यों नहीं हो रही? 9 मई में सजा इसलिए नहीं हो रही है कि क्या आज तक नवाज शरीफ साहब ने 9 मई की आके मजम्मत की है? नवाज शरीफ कहाँ से आ गए इसमें? पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं जिनकी हुकूमत है भाई। नहीं, मैं समझा नहीं, मुझे उनकी हुकूमत है, वो लीडर हैं, 9 मई की मजम्मत उन्होंने की है या नहीं, इससे इमरान खान साहब को सज़ा क्यों नहीं हो रही, इस बात का क्या लिंक है? मुझे प्रोसिक्यूशन प्लीज़ किसने ज़रा करनी है? हुकूमत ने करनी है ना। किसने करनी है? इदारों ने करनी है ना। हुकूमत के मातहत हैं अरसलान साहब, इदारे हुकूमत के मातहत हैं जनाब। तो मतलब आप ये आप कहना इस चाह रहे हैं कि बात को हुकूमत ही संजीदा इस नहीं बात है? को अंडरस्टैंड करें। हुकूमत ही संजीदा नहीं है सज़ा दिलवाने में? देखिए, हुकूमत तकसीम है। हुकूमत में एक तबका है वो कहता है बिल्कुल नहीं छोड़ना, एक तबका है वो सियासी मसलहत की बात करता है। एस्टेब्लिशमेंट तो अपना केस अवाम और हुकूमत के सामने रख दिया है। उन्होंने तो कैटेगोरिकली सिक्योरिटी थ्रेट कहा है इसको। अब इसको किसने आगे लेके चलना है, सवाल तो ये है। और दूसरा बुनियादी नुकता ये है कि आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और क्यों ये मुझे बताएं, जितनी ये बातें और बयानात देते रहे हैं बतौर वज़ीर आज़म कि मैं ये उतरवा लूँगा जेल से, वो उतरवा लूँगा, ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँ, क्या वजह है कि फिर ये मौजूदा हुकूमत जो है या PMLN की गवर्नमेंट जो है ये नरमी रख रही है इनकी तरफ? क्या नरम गोशा है इनका PTI की तरफ? बुनियादी वजह ये है कि ये पहली बार जेल गए हैं और ये पहली बार वज़ीर आज़म बने थे। और अब जो लोग वज़ीर आज़म हैं या वज़ीर आला हैं उनके लिए ये वज़ारत उज़्मा भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का तो वैसे दूसरा टेन्योर है, इससे पहले वो CM रहे हैं, उनके भाई 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं। एंड सेम गोज़ टू द भुट्टो फैमिली। तो ये तो एक फ़र्क है और ये तो एक सिलसिला रहा है। लेकिन अब वो देखें किसी किस्म का, अब नवाज शरीफ साहब जब अंदर थे तो इतना रोला डाला जाता था इंसानी हकूक की पामाली का जितना आज डाला जाता है। आज तो वो रिपोर्ट्स आ रही हैं, UN उस पर बात कर रहा है, बाकी उसके जो कन्वेंशन हैं, वॉचडॉग्स हैं, वो बात कर रहे हैं। बुनियादी रीजन तो ये प्रेशर भी तो डलवाया जा रहा है ना। आप सिर्फ पाकिस्तान में हालात को नहीं देखिए, जो बाहर
जो मिलियन ऑफ डॉलर्स लगाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए और लॉबिंग के लिए अमेरिका में, वो तो ट्रंप साहब ने ही पासा पलट लिया। जो उस वक्त पैसे लगे थे, मैं एक ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का आपके सामने नाम ले रहा हूं, ये सारे सिलसिले ऐसे थोड़ी ही हैं। तो बुनियादी तौर पे ये है कि बहुत से प्रेशर तो डलवाए जाते हैं, बहुत से प्रेशर डाले जा रहे हैं टिल द मोमेंट पाकिस्तान की हुकूमत पे भी। लेकिन बुनियादी नुकता ये है कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन किसने करनी है? हुकूमत ने करनी है। 9 मई अलमिया ये है। आज मेजॉरिटी जो पाकिस्तान की है, जो कल तक 9 मई को सियाह दिन समझती थी, पीटीआई ने 9 मई को ऐसे अपने नैरेटिव के जरिए जाहिर किया है कि जिस तरह आप समझ लीजिए कि पानी में चीनी जो है वो डाइल्यूट हो जाती है, थोड़ा सा हिलाएं तो वो डाइल्यूट। जब भी 9 मई का जिक्र होता है वो थोड़ा सा हिलाते हैं और 9 मई डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट इसलिए होता है कि कोई रिएक्शन वापस नहीं आता, कोई रिएक्टेंट दूसरा होता ही नहीं है। और वो रिएक्टेंट किसने देना है? हमने तो सिचुएशन को एनालाइज करने बतौर जर्नलिस्ट, बतौर एनालिस्ट। लेकिन ये रिएक्शन तो ओपोनेंट ने देना है, जो उनकी पॉलिटिकल ओपोनेंट है। पॉलिटिकल ओपोनेंट क्या बात करते हैं? 3 महीने के बाद जब थोड़ा प्रेशर आएगा, कोई एक लीडर आके बात कर देगा। बाकी हर वक्त जो है वो 9 मई का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें, फुला करवा लें, फुला करवा लें। इस बात का जवाब तो आज तक दे नहीं एक सके। तो बात है बस, सब आज पूरी गुफ्तगू से ये पता लगा जैसे कोई ये जो पीटीआई एक सियासी जमात है, कोई इमरान सीरीज़ में मौजूद कोई इनविंसिबल किस्म की एक जमात है जो कि जो मर्जी कर लेती है और पकड़ाई नहीं देती और इधर से छलांग मार के उधर चली जाती है। इसके अलावा शायद कुछ ज़्यादा समझने से मैं काफी नहीं, ये रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक है। देखिए ये स्ट्रेटेजिक है, ये स्ट्रेटेजिक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ही नोस द आर्ट। देखिए वो ये सारा कुछ स्ट्रेटेजिक है। केपीके से मेरा ताल्लुक है, मुझे पता है 13 साल से वहां पे क्या कुछ हो रहा है, मेरे इलाके में क्या कुछ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन। तबाही मची हुई है यार हर 20 चीज़ साल गुजर गए ज़लज़ले को हुजूर, वही स्कूल नहीं बने। बुनियादी तौर पे कहने का मकसद ये है, या गुजारिश ये है आपसे, वो स्ट्रेटेजिक चल रहे हैं। ये डिटाई देखिए, आपकी डिटाई ये है, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो हैं, उनको वज़ीर आला इसलिए बनाया गया कि उनका मैंडेट ये है कि उन्होंने इमरान खान को रिहा करवाना है। केपीके के लोगों का मैंडेट ये है कि उन्होंने सिर्फ इसलिए पीटीए को मैंडेट दिया कि आपने इमरान खान को रिहा करवाना है। अरे केपीके के लोगों का मसला क्या रोटी नहीं है? केपीके के लोगों का मसला रोजगार नहीं है? केपीके के लोगों का मसला हेल्थ नहीं है? केपीके के लोगों का मसला एजुकेशन नहीं है? केपीके के लोगों का मसला अच्छी सड़क नहीं है? केपीके के लोगों का मसला अच्छी मयार जिंदगी नहीं है? केपीके के लोगों का मसला ई गवर्नेंस नहीं है? केपीके के लोगों के मसाइल जो हैं वो सिर्फ यही हैं। ये क्या डिटाई है? इस डिटाई से बयान किया जाता है और उसके बाद आके इस बात को बाय किया जाता है और इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो सरमाया जी, मैं एक अहम टॉपिक है, रह जाएगा जरा थोड़ी सी एक कमेंट उस पे। उनका कोई और बुनियादी हक नहीं है। मेरा ये सवाल है, आपके सवाल बजा है, बुनियादी और हक नहीं है? क्या वो तरक्की नहीं चाहते? आपके सवाल बिल्कुल बजा हैं बासी साहब, बिल्कुल बजा हैं। और इनके जवाब जिन्होंने देने हैं उनके पास भी शायद इनके जवाब नहीं है। मैं ज़रा क्विकली कमेंट ले सकूंगा एक अहम मामला जिसका मैं प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया था। जावेद सदीक साहब, ये अमरीकी एक रिपोर्ट है जिसमें तस्दीक हुई है, अमरीकी असला है और वो टीटीपी के हाथ लग चुका है। अब ये तस्दीक हो गई है, पता हमें पहले से था, इस रिपोर्ट में इस बात की बाकायदा तस्दीक हुई है। उस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सिंपल सा एक सवाल है। और इस असले को वापस लेने के हवाले से 2-3 दफ़ा इजहार ख्याल किया है ट्रंप ने, वापस लेना मुमकिन होगा? मेरा ख्याल है ये मुश्किल है। बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट का मुझे मालूम है कि उस वक्त भी अमेरिकन जो हैं दे वर एक्सप्रेसिंग देयर वरी कि ये जो हमने असला छोड़ा था उस वक्त, यानी पहला जो अफगानिस्तान में सोवियत फोर्सेस आई थी और उनके खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बना और 7 पार्टी अलायंस बना मुजाहिदीन का, तो बहुत सा असला उस वक्त भी अमेरिका ने दिया हुआ था जो मुजाहिदीन के पास था। वो गुलबदीन हिकमत यार, यूनुस खालिस और ये सब लोग जो थे, अब्दुल रसूल सैफ वगैरह, इनके पास था। अमेरिकन ने एक दफ़ा ये इस पर परेशानी का इज़हार किया था कि ये असला और कम बेश 30 से 32 हज़ार जो मुजाहिदीन जो अपने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से और मुल्कों से ला के यहाँ पे सोवियत फोर्सेस के खिलाफ उनको पिच किया था, वो उनके पास ये असला तो कोई बड़ी ख़तरनाक बात हो सकती है। और वैसे भी अफगानिस्तान में उस वक्त बड़ी खलफशार और खाना जंगी जारी थी। तो बेनज़ीर से कहा गया कि एक स्ट्रेटजी बनाई जाए कि इनसे असला वापस लिया जाए, लेकिन वो नाकाम रहे। और हत्ता कि उन्होंने उनको पेमेंट करनी शुरू कर दी थी कि आप ये इतने मिसाइल और इतनी बाकी चीज़ें जो है, गन्स हैं और जो कुछ भी है वो वापस कर दें। लेकिन वो फेल हो गया था मिशन। और पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली
उन्होंने दौरा किया था अफगानिस्तान का, उसमें कुछ मीडिया के लोग थे जिसमें मैं भी शामिल था। वो भी ये था कि रिकन्सिलिएशन की जाए, अमन लाया जाए वगैरह वगैरह, वो नाकाम हुआ। अब तो जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमेरिकन ये राइट, तो एडमिट ये आपको करते हैं बज़ाहिर बड़ा कि मुश्किल नज़र आता है कि वो असला रिकवर किया जाए। अगर साहब, योर टेक ऑन द मैटर, आप कैसे देखते हैं इस असले की एक जो मतलब प्रॉब्लम है हमारे लिए, जो छोड़ना और सारी बातें, ये कि TTP के हाथ लगा है, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आगा साहब। मुझे कह रहे हैं आप? जी जी। सॉरी, देखिए मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ से गया था ना सोवियत यूनियन, तो हमारे जो उर्दू अखबार है ना, हेडलाइंस लगा रहे थे, भाग गए, अपना असला पीछे छोड़ गए, अपनी जूतियां पीछे छोड़ गए, अपना असला पीछे छोड़ गए। हम लोग वो तालियां बजा रहे थे, जबकि ऑन्ड्रोपोव वहां पे पोलिट ब्यूरो में खड़े होकर कह रहा था कि वी विल कम ओनली विद वन मैन विद वन गन एंड लीव एवरी टॉय ओवर देयर। तमाम असला वहां पे छोड़ दो ताकि अगले 100 साल तक ये असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, जिसने सारे मुजाहिदीन और इस जिहाद को जो है वो डिजाइन किया था। आंद्रोपोव वो असला खुद छोड़ के गया था, और हमारे अखबारात में नाम ही लूंगा अखबार होगा, वो कह रहे थे मुजाहिदीन ने क्या इनफिडल्स को भगा दिया। इस दफा भी यही हुआ है, ये असला वो हमारे लिए छोड़ के गए। मतलब ये अमेरिका जानबूझ के इसलिए छोड़ के गया कि ये बिल्कुल बात जनाब, 100%। जैसे आंद्रोपोव ने कहा था कि हम छोड़ के जाएंगे, क्योंकि तब आंद्रोपोव को भी यकीन था कि अफगान जहाद में हमने उनको शिकस्त देने की कोशिश की है। अमेरिका को भी यकीन अपने पावरे पे इल्जाम है कि हमने उसको यहाँ पे नाकाम किया है। दोनों ने अपना अपना बदला ले लिया हमसे। अमेरिका को हमने कैसे नाकाम किया सर? ये उनका ख्याल है, मेरा नहीं। यानी कि वो अपनी नाकामी का मलबा किसी पे डालना चाहते हैं और वो स्केपगोट पाकिस्तान को बना रहे हैं। वो अलग है, वो असला इसलिए छोड़ के गए हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, उनको 100% यकीन है। और ये जो ट्रंप ने हाल ही में कहा कि मैं असला वापस लूंगा और ये वो ये सारी और बातें, साथ ही ऐसी 20,000 स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, क्या फर्क पड़ता है उनसे? उसे तो ये कहा मैं बागराम एयरपोर्ट भी ले लूंगा। हाँ जी। जबकि ये फैसला हुआ था कि बागराम ये 2019 में अपना ये अकॉर्ड हुआ है, जिसको 2000 कहते हैं कि किस में हुआ है, 2019 में डिसाइड हुआ था सब कुछ इनका। बाकी तो फेस सेविंग थी, ठीक है। 2019 में अपना ये सारे अपना हुआ था कि किसके पास क्या रहेगा और कितना असला छोड़ के जाना है। राइट। अब्बास साहब, ज़रा क्विकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले पर भी शेयर करें। आप कैसे देख रहे हैं ये मज़ीद आने वाले वक्त में? जाफ़र एक्सप्रेस वाले मामले में हमने देखा, जब हमें पहली दफ़ा प्रॉपर शवाहिद मिल गए थे कि ये वही असला है, और फिर उसके बाद वो इस्तेमाल हो रहा है, और ये आने वाले वक्त में मज़ीद ख़तरा बनेगा हमारे लिए, मज़ीद इस्तेमाल होगा हमारे खिलाफ। साहब, जाफर एक्सप्रेस से पहले 2024 में यूएन सैंक्शन कमेटी की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि बाज़ाब्ता तौर पे अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑपरेट हो रही हैं, और जो काबुल रजीम है उसके ताबन से हो रही हैं, और वो सेंटर्स जो तरबीती मराकज़ अलकायदा के थे उनको अब टीटीपी हो गई, ये तर्किश इस्लामी मूवमेंट हो गई, दाइश फरासान हो गई, BLA हो गई, BNA हो गई, ये इस्तेमाल कर रही हैं, और यहाँ से दहशतगर्द ना सिर्फ टुवर्ड्स पाकिस्तान बल्कि ऑन द अदर साइड ऑफ द ईस्ट भी जा रहे हैं। एक तो नुकता ये है। दूसरा देखिए, जो अमेरिका में इख्तलाफ है प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बाइडेन के साथ, प्रेसिडेंट बाइडेन से उनका इख्तलाफ यही था कि जिस अंदाज में अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है वो मंसूबा नहीं था। प्रेसिडेंट बाइडेन ये चाहते थे कि पहले अपने तमाम जो मामलात हैं उनको समेटे, बिलखुसूस आर्टिलरी से रिलेटेड, ताकि नुकसान ना हो, क्योंकि आपको पता है कि उनकी जो अप्रोच है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल है, और उसके बाद जो है एक तरीक़ेकार के साथ निकला जाए। यहाँ पे जो बात हो रही है, जो भी आगा साहब ने भी बात की कि हमने शादियाने बजाए, तो अनफॉर्चुनेटली जो तालिबान हैं वो बंदूक के जोर पे या ताकत के जोर पे आके काबुल में नहीं बैठे, वो तो बाई पार्टीजन डिप्लोमेट और डेमोक्रेट्स दोनों ही चाहते थे कि अब अफगानिस्तान से निकला जाए। और अभी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट की बेस पे प्रेसिडेंट ट्रंप का क्योंकि एक नैरेटिव पहले से था, और प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ उनकी एक राइवलरी है, उनकी जमात के साथ, डेमोक्रेट रिपब्लिकन के, सबको आपको पता है 2 पार्टी सिस्टम है वहां पे, तो उस वजह से अब ये रिपोर्ट आई है। अब इसमें फर्दर अगर अमेरिका इसको इनिशिएट करता है या वो असलहा वापस लेने की कोशिश करता है या उस असलहे के नाम पे अफगानिस्तान को बार्गेन करने की कोशिश करता है, तो ये बहुत से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अफगान भी अब ये कहते हैं कि हमारे बहुत से फंड्स जो हैं वो मुंजमद हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है और जो पाकिस्तान के लिए समझने की जरूरत है, अफगानों की जो टाइज इस वक्त न्यू दिल्ली के साथ कनेक्ट हो रही हैं और असलहा भी उनके पास है, और जिस तरह की कार्रवाइयां भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा। लेकिन थैंक्स गॉड पाकिस्तान जो अपने रिजर्वेशन पिछले 2-2.5-3 साल से बयान कर रहा था, उन पे कम से कम ये कान धरे गए हैं, और अब अमेरिका में भी इस बात को डिस्कस किया जा बस रहा अब है। बहुत शुक्रिया तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है आज के प्रोग्राम से। इतने इस्लाम खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।